मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सास ने अपने बेटे की शादी मुझसे करा दी थी। शादी के 5 साल बाद मैं मां बनने वाली थी। मेरी सास बहुत खुश हुई, लेकिन 6 महीने होने पर भी मेरा पेट बाहर नहीं निकला। मैं जब भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए ये दवाई खाकर सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को वो गोली खाना ही भूल गई। तो अचानक रात को पानी पीने के लिए मेरी नींद खुली तो मैंने सामने अपनी सास को हाथ में बच्चा लिए हुए देखा। मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बच्चा तो मेरे पेट में था। फिर आज बहुत जोरों की बारिश हुई थी। मैं गैलरी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी। टेरेस से मैं हरे पहाड़ देखना चाहती थी, बारिश की सौंधी खुशबू सूंघना चाहती थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन जब मेरी सास मुझे कहीं दिखाई नहीं दी तो मैंने टेरेस पर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेस पर भी नहीं जाने देती थी। टेरेस पर जाकर मैं चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी हवा के झोंके से मेरा दुपट्टा उड़ने लगा। मैं उसे थामकर ओढ़ने लगी, तभी मेरा हाथ मेरे पेट पर चला गया। मैं अचानक से उदास हो गई। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी मेरी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने ये बात अपने पति से कही तो वो हंसकर बोले, ये तो तुम औरतें ही जानो। फिर अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो वो मुझे कहती, तुम बिल्कुल पगली हो, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क औरत थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों पर डांट भी दिया करती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर जूं तक नहीं करती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी रोहन से हुई थी। मैं ससुराल में आई तो माँ को याद करके खूब रोती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और ननद सुहानी रहते थे। वो मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। सुहानी के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल कर रहा करती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। मैंने उससे कई तरीक़ों से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। मैंने अपनी सास को पूछा तो उन्होंने कहा, अब वो बड़ी हो गई है ना, उसे अब अकल आ गई है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा सारा दिन उछल कूद करके गुजार दे। सुहानी सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा घूंघट डालना शुरू कर दिया था। ये देखकर मैं भी घूंघट में रहने लगी। रोहन हम दोनों पर हंसने लगते, तुम दोनों पगलियों को एक साथ अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। मेरी सास मेरे भोलेपन पर कहती थी, रोहन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वो हमारे आंगन को ज़्यादा बच्चों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगाए बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोहन को उनकी बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा तो वो तुरंत परेशान हो गए। वो अपनी माँ के पास गए और उनसे बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हमने घर आकर ये खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। मैं सुहानी के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। जब मैंने सुहानी को ये खबर सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिरे। उसने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और ननद इतने भावुक हो जाएंगे। यादों के सुनहरे पलों से बाहर निकलकर मैं टेरेस से नीचे जाने लगी।
तभी अचानक मेरी बदकिस्मती कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर से कांप उठी। कहीं मेरी सास तो नहीं? मैं सांस रोके दीवार के सहारे छुपकर देखने लगी। मैंने देखा सुहानी छत पर आ रही थी और उसके हाथ को देखकर तो मैं दंग ही रह गई, क्योंकि उसके हाथ में छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। हमारे घर में लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति नहीं थी। मोबाइल फ़ोन सिर्फ पुरुषों के लिए ही उचित समझा जाता था। सुहानी रो रो कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। मैं बिल्कुल वैसी हो गई हूँ जैसा तुमने मुझसे कहा था। मैं पूजा पाठ करती हूँ, माला जपती हूँ, घर का सारा काम काज करती हूँ। अब मैं बिंदास नहीं रही, गंभीर हो गई हूँ। वैसी ही बन गई हूँ जैसी तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती हैं। अब तो मुझे अपना लो। तुम मुझे घर से भगा कर ले जाओगे तो भी मंजूर है। मैं तो सुहानी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पर लगाने जा रही है? तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वो सुहानी को पुकार रही थी। सुहानी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव नीचे चलकर अपने कमरे में जाकर छुप गई। मेरे कानों में अभी तक सुहानी की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। शाम को जब रोहन ड्यूटी से लौटकर घर आए तो मैंने इनसे इधर उधर की बात करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप सुहानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दीजिए। रोहन ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता भी जीवित हैं, वो खुद ही शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके रोहन से कहा कि रोहन, मुझे सुहानी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि वो आप लोगों पर बदनामी का दाग लगा जाए, उसकी उचित रिश्ते के साथ। मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक चांटे की आवाज़ के साथ उसने मेरी बोलती बंद कर दी। रोहन की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और फिर वो चिल्लाने लगे। हमारे 4 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो अचरज से गाल पर हाथ रखे उनकी तरफ ही देखे जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास अंदर दाखिल हुई। वो रोहन को डांटने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मालूम है ना ये पेट से है। ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोहन ने कहा, अगर आप उसकी बात सुनोगी तो आप ही इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने रोहन को एक बेबस नज़रों से देखा। अगर मेरी कही हुई बात वो साफ साफ बता देते तो मेरी सास मुझे खाली पड़ी ज़मीन में गाड़ देती। लेकिन रोहन इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की कि आखिर मेरी किस बात पर रोहन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ ना बोली। और अब मैंने खुद कुछ करने का सोचा। मैं सुहानी पर बारीकी से नज़र रखने लगी। अब मुझे पता चला कि सुहानी सारी सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठी रहती थी। जैसे ही आधी रात होती, सुहानी उस लड़के से बात करने लगती और मैं उसके दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह सुहानी इधर से उधर भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी, अरे संगीता, तुम तो जानती ही हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप कराने से मना किया है। मैं अब आश्चर्य से अपनी सास की तरफ देखने लगी, जो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपनी चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, मेरी आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से लगी नहीं रही है। मेरी सास को गुस्सा आ गया।
उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो यहाँ से जाओ और चाय बना। तू क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है? मैं वहाँ से आ गई। मैं चाय बना रही थी और रोती भी जा रही थी। मेरी सास का अजीब बर्ताव मुझे रोने पर मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से ना होने की खबर से गुस्से में बदल गई थी। मुझे मेरे बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई, मुझे रोता हुआ देखकर मुझे गले से लगा लिया और बोली, तू तो पागल है। तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चों को मार डाला है। ये खुद को अनुभवी कह रही है, पर है नहीं। इससे जरा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला। मैं रोहन से भी नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। कल सुबह मेरे उठने से पहले रोहन अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। महिला डॉक्टर ने चेकअप किया तो मुस्कुराकर बोली, माँ और बच्चा ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा, फिर मेरा पेट उभर कर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपने प्राइम में उतनी पतली होती हैं जितनी पहले से होती हैं। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे रिपोर्ट दिखाई। तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई, वरना मैं दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और इन्हें नियमित रूप से खाने को कहा। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे सुहानी की हरकतें परेशान करने लगी। वो हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती थी। एक रात मैं सुहानी की जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे टेरेस पर जाते हुए देखा। मैं ये सोच रही थी रात के 1 बजे वो टेरेस पर क्या लेने जा रही है। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं वो घर से भागने की तैयारी में तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए रोहन को नींद से जगा दिया। वो घबराकर बोला, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? मैंने ज़ोर से कहा कि सुहानी घर से भागने वाली है। रोहन डर गया। उसने मुझसे कहा कि वो कहाँ है। मैं रोहन को अपने साथ टेरेस पर लेकर गई तो सुहानी सामने भगवान की तस्वीर रखकर माला जप रही थी। रोहन मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। कोई हमारे घर की तरफ से नीचे कूदा था। रोहन उस ओर दौड़ कर गया, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया था। तब सुहानी बोली तो उसकी आवाज़ में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। वो बोली, भाभी, आपने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया। हमारी अभी अभी तो दोस्ती हुई थी। पहले वो मुझसे बहुत डरती थी, पास नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो आपने उसे डरा दिया। रोहन ने मेरी और सुहानी की तरफ देखा और नीचे चले गए। सुहानी बोली, भाभी, मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर से एक बार खाली दामन रह जाओ। माँ तुम्हारे फिर से पेट से होने का इंतज़ार भी नहीं करेगी। वो भाई की दूसरी शादी करा के मानेगी। मैं सुहानी की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। सुहानी घर का कामकाज कर रही थी। रोहन अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद सुहानी पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने ना तो उसे किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था, न रातों को टहलते देखा था। वो भगवान के नाम की माला जपकर घर के कामकाज में लग जाती। लेकिन उस रात के बाद सुहानी और मेरी पूरी तरह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ वक्त बाद मैंने अपने शरीर के अंदर बदलाव होना महसूस किया। मेरा पेट धीरे धीरे निकलने लग गया था। जिसका मुझे इंतज़ार था, वो हसरत मेरी पूरी हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। इस बदलाव को मैंने अपनी सास को बताया तो वो बोली, तुम खामख़ा परेशान हो रही थी। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बढ़ते हुए पेट को कांच में देखकर अपने बच्चे को सहलाया करती थी, उससे बातें भी करती थी। 9 महीने तक मेरा पेट काफ़ी बढ़ गया था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारा 9वां महीना चालू है, अब तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो।
मैं अपने बच्चे के कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति को किसी काम से दूसरे शहर भेज दिया। रात को मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है, सुबह तुम्हारे बच्चा होगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर उसी के साथ एक भूरे रंग का पैकेट थमा दिया और कहा कि इसमें 2 गोली है, जिसे याद करके खा लेना, इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ ले लिया। मेरा दिल एकदम ही बहुत सारी खुशियों से भर गया था। एक पल के लिए मैं खुश हो जाती तो अगले पल के लिए डर के मारे मेरा मूड खराब हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा और आज ही रोहन को दूसरे शहर जाना था। मैं मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे वो गोली खाना ही भूल गई थी। लेटे लेटे आँख लग गई। आधी रात मेरी आँख खुल गई। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उठ ही गई हूँ तो एक बार पानी पी के सो जाती हूँ। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे सुहानी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं सुहानी के कमरे की ओर तेज़ी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ बढ़ रही थी उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने सुहानी के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। सुहानी की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने सुहानी के बेटे को पकड़ के रखा था। और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे पेट से होने की खबर सुनाई थी वो सुहानी की डिलीवरी कर चुकी थी। मैं हक्की बक्की होकर उनका मुंह ताक रही थी। मेरी सास ने सुहानी के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया। वो भी मेरे पैरों के पास आकर बैठकर रोने लगी। उसने कहा, बेटी मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर एक एहसान करो, इसे अपना समझो। बस इतना समझ लो कि आज सुहानी ने नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो। मैं घबरा गई और बोली, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ से? मेरी डिलीवरी का वक्त तो सुबह का है ना। तभी वही महिला डॉक्टर बोली, बेटी तुम बांझ हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरी सास बोली, दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम बिल्कुल मासूम और नासमझ लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा गलत निकला। शादी के 5 साल बाद भी तुम पहले की तरह मासूम हो और तुम्हारे ये भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल तक इंतज़ार किया कि मुझे पोतों की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारा चेकअप करवाया तो उसने मुझे बताया कि तुम बांझ हो और तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो मेरा कलेजा ही फट गया। फिर मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। जब मैंने रोहन से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो वो नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तब मैंने उसे तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई और इस घर का वारिस मांगने लगी तो हार कर उसने हाँ कर दी। मैं रोहन के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तभी एक दिन अचानक सुहानी मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। सुहानी ने कहा कि माँ मुझसे एक बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। मैंने सुहानी को खूब मारा भी था। तब उसने बताया था कि पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसने इसके साथ फरेब किया और इसे प्यार के जाल में फंसाकर इसका फ़ायदा उठाने लगा। जब सुहानी ने लड़के को बताया कि ये पेट से हो गई है तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया। सुहानी ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन भी मंगवाया था और उस पड़ोस की लड़की से ही उस लड़के के नंबर ले आई। सुहानी हर समय उस लड़के से बात करती थी, उससे शादी करने की भीख मांगती थी। बेटी वो लड़का वादा करके भी इनकार कर देता था। फिर मैंने सुहानी का बच्चा गिराने की सोची, लेकिन मुझे इन डॉक्टर ने मना कर दिया कि सुहानी पहले से सदमे में चल रही है। अगर ऊपर से उसका बच्चा भी गिरवा दिया तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ तक कि उसकी जान पर भी बनाएगी।
मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी भी बच जाए और उस पर कलंक भी ना लगे। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो और तुमने यकीन भी कर लिया था। मैंने सुहानी को सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी उस लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का सुहानी से मिलने छत पर भी आया था और ये बताकर गया कि वो उससे आखिरी बार मिलने आया है, ये कहने के लिए कि वो सुहानी को कभी नहीं अपनाएगा। इसके बाद सुहानी ने उसे परेशान किया तो वो उसके परिवार को मार डालेगा। सुहानी इस बात से बहुत डर गई। उसने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने इस मामले को रफा दफा करने को कहा और कहा कि जो लड़का इस तरह से बातें कर रहा है उससे शादी करके तुम कौन सा सुखी रहोगी। उसे भूल जाओ और बच्चे के लिए तो मैंने तरकीब सोच ही ली है। और अगले दिन से सुहानी बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई और सुहानी भी बच गई। इसके पिता का सिर भी नहीं झुका और न ही इसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। यहाँ तक कि तुम भी तलाक से बच गई हो। रोहन नहीं जानता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि सुहानी का है। उससे भी इस राज को छुपा कर रखना है। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते हुए पूछा, तो फिर मेरा ये बच्चा तो? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये मैंने तुम्हें जो दवाइयाँ दी थी ये उसका असर है, ये सिर्फ गैस है। तुम्हारी सास को लगा कि कहीं पेट ना बढ़ने से तुम्हें शक ना हो जाए, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें ये दवाइयाँ लिखी थी। और फिर मैंने तुम्हें आज रात को जो 2 गोलियाँ खाने को दी थी वो एक नींद के आने के लिए और दूसरी इस गैस के लिए थी जो 24 घंटे में निकल जाती, लेकिन शायद तुमने वो गोलियां नहीं खाई। मैं तड़प कर रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं ताज्जुब भरी निगाहों से सास को देखे जा रही थी। कितनी मतलबी है ना। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर थी। लेकिन मैं भी तो बेबस और लाचार हो गई, बांझ जो हूँ। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया। सुहानी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। रोहन जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मैं माँ बन गई हूँ। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि मुझे बांझ बनाकर भी उसने मुझे औलाद से नवाज दिया था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।